हेलो दोस्तों, और क्या चल रहा है? पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक है, तो डायमेंशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में नया टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस भी डायमेंशंस की तरह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी दिल लगा के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस में पढ़ना है जैसे टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो एरर पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं ये कहूँगा कि लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी, प्रेसिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में कभी आ जाता है एग्जाम में, एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या डिफरेंस है, लीस्ट काउंट क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर एरर्स पे आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट मीन्स LC। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सेंटीमीटर स्केल है। क्या है ये? एक सेंटीमीटर स्केल। वैसे सेंटीमीटर स्केल इतना बड़ा होता नहीं है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ समझाने के पर्पज से। मान लेते हैं इसका 0 मार्क हो गया, ये इसका 0 मार्क है, ये इसकी डिविजन्स 1 हो गया, 2, 3 और 4। मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल 4 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्केल है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के गैप के बाद डिविजन्स हैं। और मान लेते हैं कोई लेंथ है, कोई लाइन है, मान लेते हैं कोई एक लाइन है, इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है। मान लेते हैं कोई लाइन AB है, इसकी लेंथ मेजर करनी है और हमसे बोला गया इस स्केल से इसकी लेंथ मेजर करो। ठीक है, तो मैंने मेजर किया, देखो इस लाइन को 0 मार्क पे रखा तो पता चला 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इतना पता चल गया। तो इसकी लाइन की जो लेंथ है ना, वो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में है ना। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इस लाइन की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में। लेकिन एग्जैक्ट तो इस स्केल से पता नहीं लगने वाली, क्योंकि डिविजन्स ही नहीं है। देखो इस स्पेसिंग में कोई डिविजन्स नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि ये, मतलब यहाँ तक तो पता है कि यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पता ना कि कितनी लेंथ है, ये लेंथ कितनी है। इस स्केल को बताएं, इस स्केल को यूज़ करके ना हम बता ही नहीं सकते कि इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, तो यानी कि इस स्केल से हम कितनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इस स्केल से हम सेंटीमीटर की टर्म्स में वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं, अगर ये स्केल सेंटीमीटर स्केल है तो इससे कितनी छोटी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं? इसे मेजर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से स्मॉल वैल्यू इस स्केल को यूज़ करके हम मेजर नहीं कर सकते। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये लेंथ मेजर करनी है तो डिवीजन चाहिए ना, इसमें तो डिवीजन है ही नहीं। तो 1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ हम इस स्केल को यूज़ करके मेजर नहीं कर सकते। मतलब इस स्केल्स की अगर मैं पूछूं लीस्ट काउंट क्या है, तो इसी को बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। अगर इस स्केल की लीस्ट काउंट क्या है? 1 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्केल को यूज़ करके 1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ यही है जो मेजर कर सकते हैं, और इसी को बोलेंगे लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल। तो लीस्ट काउंट क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो इस स्केल की लीस्ट काउंट का है 1 सेंटीमीटर। देखो जैसे और एग्जाम्पल समझते हैं। इस बार हमने सेंटीमीटर स्केल लिया था ना, इस बार हम लेते हैं मिलीमीटर स्केल। जूम करके दिखा रहा हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। मान लेते हैं ये एक 0 है, और मान लेते हैं ये 1 मान लेते हैं, और ये 2 मान लेते हैं। इस बार हमने 2 सेंटीमीटर का स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब देखो सब हर किसी को पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। अच्छा देखो, अब हमारे पास ये है 1 सेंटीमीटर है ये स्पेसिंग। अब इसके 10 इक्वल डिविजन्स करते हैं, 10 इक्वल डिविजन्स मान लेते हैं। मैं इस रेड पेन से लिखूँगा,
अब इस 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिविजन्स में ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स हो गए। 1 सेंटीमीटर को हमने ब्रेक कर दिया 10 इक्वल डिविजन्स में, तो ये जो लेंथ होगी ना, इस लेंथ, ये सारे इक्वल हैं आपस में, ये होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये वाली लेंथ 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 10 मिलीमीटर। आ रही ना बात समझ में? ये जो छोटी लेंथ है ये वाला, इसे बोलते हैं 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। अब मैं पूछूं कि इस स्केल को हमें यूज़ करना है तो मैं इस स्केल से कितनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकता हूं? तो देखो यहाँ पे डिविजन्स कितनी है, 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। मान लो अगर जैसे कोई लेंथ है, लाइन ये है, ये लाइन ए बी है। अब कोई बोल रहा है कि ए बी की लेंथ मेजर करो, यहाँ पे देखो हमने 0 मार्क सेट कर दिया, तो 1 मिलीमीटर 1 2 3 4 5, तो ये 5 मिलीमीटर तो यहाँ तक हो गया, और ये 6 मिलीमीटर, तो इन दोनों के बीच में है। मतलब मैं इस स्केल को यूज़ करके ना 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी लेंथ 1 mm और ये 5 mm और ये 6 mm के बीच में है, तो ये वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हम, ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डिविजन्स नहीं है। तो इस स्केल को यूज़ करके सिर्फ 1 मिलीमीटर की स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। जैसे इस स्केल को यूज़ करें तो 1 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, ये इसकी लीस्ट काउंट हो गई। अगर इस स्केल की बात करें तो 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसकी लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर ये है ना। अगर इनके बीच में भी डिविजन्स होते तो फिर और छोटी वैल्यू मेजर कर पाते, लेकिन यहाँ डिविजन्स ही नहीं है। आई बात समझ में? ये होती है लीस्ट काउंट। ये क्या है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट में बता देता हूँ क्या है। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे 1 सेंटीमीटर से छोटी मेजर नहीं कर सकते, तो इसकी लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। इस स्केल से 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसकी लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये है लीस्ट काउंट। जैसे और देखते हैं, देखो और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। तो लीस्ट काउंट है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द लीस्ट काउंट। जैसे अगर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर, ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स। अगर इसकी मेजरिंग लीस्ट काउंट की बात करें, इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। जनरली 0.01 सेंटीमीटर, मतलब इससे छोटी वैल्यू हम इससे मेजर नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक होता है स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर या स्क्रू गेज भी बोलते हैं इसे। ये भी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज। अगर मैं पूछूं इसकी लीस्ट काउंट क्या है, इसकी लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो देखो इन सब में कौन सा बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं पूछूं जो पहले सेंटीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर में पूछूं सबसे बढ़िया कौन सा स्केल है, सबसे बढ़िया ये स्केल है। क्योंकि देखो इसमें 0.001 सेंटीमीटर की स्मॉलेस्ट पॉसिबल, मतलब इतना बारीक मेजरमेंट भी हम इससे कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। ये ज़्यादा बेटर है ना, इसकी लीस्ट काउंट ये है, मतलब ज़्यादा बारीक मेजरमेंट हम कर सकते हैं, इसकी लीस्ट काउंट ये है। तो लीस्ट काउंट क्या है फिर, लीस्ट काउंट इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द लीस्ट काउंट। तो ये है लीस्ट काउंट की कहानी। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अच्छा अब देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, बहुत ध्यान से समझना। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जनरली बोलते हैं कि सेम चीज़ है, लेकिन दोनों अलग चीज़ हैं। फिजिक्स में दोनों अलग चीज़ है। जनरली आमतौर पर आम भाषा में बोलते होंगे प्रिसीजन एक्यूरेसी एक ही चीज़ है, लेकिन फिजिक्स में दोनों अलग अलग है। जैसे आमतौर पे बोल देते हैं स्पीड वेलोसिटी सेम है, लेकिन फिजिक्स में दोनों अलग अलग है। देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। एक्यूरेसी, गलत लिख रहा हूँ मैं, स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं आजकल, ACU, पता ही नहीं यार क्या है स्पेलिंग है। एक्यूरेसी
एंड प्रीसीजन, PRECI, हाँ स्पेलिंग तो खैर वो मैटर करते नहीं, इंग्लिश थोड़ी सीख रहे हैं। अच्छा, एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन की बात करते हैं। देखो चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे सपोज करते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर है, मान लेते हैं इसकी जो एक्चुअल लेंथ है ना, एक्चुअल लेंथ मीन्स ट्रू वैल्यू इसकी मान लेते हैं 10.62534 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इस मार्कर की जो एक्चुअल लेंथ ये है। जब मैंने मार्कर ख़रीदा तो मार्कर के इस पे स्टिकर लगा हुआ था कि इसकी लेंथ एक्चुअल ये है, ठीक है। मैं इसे लेके आया घर पे, तो मैंने सोचा यार इसकी लेंथ मेज़र करता हूँ किसी भी तरीके से। कोई भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, चाहे मीटर स्केल से, चाहे सेंटीमीटर स्केल से, किसी से भी मैंने मेज़र किया और मैंने देखा कि इसकी जो वैल्यू आई है ना, वो आई है 9.26। एक बार मैंने मेज़रमेंट की तो वैल्यू ये आई है, ठीक है। दूसरी बार मैंने मेज़रमेंट की तो वैल्यू आई है 2.625, ये वैल्यू आई है, और 7, ये दो वैल्यूज़ आई हैं। तो मैंने क्या किया, दो बार इसकी लेंथ मेज़र की, दो बार मैंने मेज़रमेंट किया। एक बार 9.26 सेंटीमीटर आई है, एक बार आई है 12.3 सेंटीमीटर। अब मैंने पूछा इन दोनों में से कौन सी एक्यूरेट है। मैंने पूछा इन दोनों मेज़रमेंट में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सी मेज़रमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट का मतलब कुछ भी नहीं है, एक्यूरेट का मतलब है वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है जो हमारे एक्चुअल वैल्यू से क्लोज है। देखो ये है 10.625 समथिंग है और ये वैल्यू 9.2। अगर इन दोनों देखो, इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें तो कौन सी वैल्यू इसके क्लोज है, ये ज़्यादा क्लोज है ना, ये ज़्यादा नज़दीक है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट, ये ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है क्योंकि ये वैल्यू इसके क्लोज है, ये ज़्यादा दूर है। अगर इन दोनों में से पूछूं, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इसके क्लोज है, तो यही तो है, तो इसलिए ये एक्यूरेट मेजरमेंट है, ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। अगर इस पे बात आते हैं, देखो ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये इससे दूर है, ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, अगर इसकी बात करूँ, इसमें डेसिमल के 1 2 3 4 डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक वैल्यू मेज़र की हुई है। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किया होगा उसने डेसिमल के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4 प्लेसेस तक वैल्यू मेज़र करी है, जबकि इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक की वैल्यू मेज़र करी। तो ये इसे बोलेंगे ये ज़्यादा प्रीसाइज है, ये ज़्यादा क्या है, प्रीसाइज। ये मेज़रमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है। ये मेज़रमेंट ज़्यादा प्रीसाइज है क्योंकि ये डेसिमल के बाद ज़्यादा प्लेसेस तक वैल्यू मेज़र कर पा रहा है। इस मेज़रमेंट की रिजोल्यूशन ज़्यादा, लिमिट ज़्यादा, डेप्थ ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है। इसमें गहराई क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र कर पा रहे हैं, डेसिमल के बाद ज़्यादा प्लेसेस तक वैल्यू को मेज़र कर पा रहे हैं। देखो और एग्जाम्पल से देखते हैं। एक पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं पहले। जैसे ओलंपिक्स में क्या होता है कि जो शूटर होते हैं वो शूट करते हैं अपने टारगेट पे, वो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सपोज करते हैं कि ये कोई, जैसे ये सर्कल होता है ना और ये बीच में टारगेट है ना। हम समझ रहे हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फिर और एक और एग्जाम्पल हम समझेंगे। पहले समझते हैं, कोई शूटर है, उसने 3 बार शूट किया और 3 बार ये टारगेट है, 3 बार भाई यही टारगेट में दे मारे गोली, ठीक है। कोई शूटर है ओलंपिक में, 3 बार उसने शूट किया और 3 बार टारगेट में गोली दे मारी। इस बार क्या किया, दूसरी बार क्या किया, भाई दूसरा शूटर है, उसने क्या किया, 3 बार उसने भी शूट किया, 3 मौके उसे भी मिले, उसने क्या किया कि एक बार यहाँ शूट कर दिया और तीनों बार टारगेट से बाहर शूट कर दिया। फिर एक तीसरा शूटर आया, ठीक है, वो भी ज़्यादा तेज़ था, उसने क्या किया, एक बार यहाँ शूट करा, एक बार यहाँ शूट करा, एक बार यहाँ शूट करा। तो क्या ओलंपिक का गेम चल रहा है, पहला शूटर आया, उसने तीनों गोली टारगेट में दे मारी। दूसरा शूटर आया, उसने टारगेट के नज़दीक थी, लेकिन टारगेट में ना लगी। और फिर देखो जो तीसरा था उसने तो बहुत दूर दूर मारी है। अब मैं पूछूं, अब इनको स्टडी करो और बताओ कि कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रीसाइज है। देखो इस शूटर ने क्या किया, तीनों गोली टारगेट में दे मारी,
तो क्या है कि हाई प्रिसाइज है इसमें, हाई एक्यूरेसी है इसमें, क्योंकि तीनों टारगेट पे लगी ना, तो एक्यूरेट तो बहुत ज़्यादा है और हाई प्रिसाइज भी, हाई प्रिसीजन, इसमें प्रिसीजन भी ज़्यादा है। अभी समझाऊंगा क्या मतलब प्रिसीजन का। देखो इसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा है क्योंकि तीनों जो गोलियां सीधे टारगेट पे लगी, और प्रिसीजन भी ज़्यादा है। इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या है, एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि एक भी गोली टारगेट पे नहीं लगी, तो क्या है, पुअर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो है ही नहीं इसमें क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो तो लगा ही नहीं, लेकिन प्रिसीजन ज़्यादा, हाई प्रिसीजन पूछ रहा है। मतलब एक्यूरेसी तो नहीं है लेकिन प्रिसीजन का मतलब ये होता है जो इंडिविजुअल जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं इंडिविजुअल वो आपस में क्लोज हैं। मतलब तीनों गोली टारगेट पे तो नहीं लगी, मतलब एक्यूरेसी तो है नहीं, लेकिन आपस में बहुत क्लोज हैं, तो ये है हाईली प्रिसाइज्ड। जैसे यहाँ बात करते हैं, देखो कोई भी टारगेट को नहीं लगी तो इसमें कोई एक्यूरेसी है नहीं, पुअर एक्यूरेसी है ही नहीं। और तीनों जो टारगेट जो गोली है ना वो दूर दूर हैं, आपस में बहुत दूर दूर हैं, तो प्रिसीजन भी नहीं है, पुअर प्रिसीजन। ये बात है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, मतलब तीनों गोली टारगेट पे लगी और क्लोज भी है, तो एक्यूरेसी भी हाई है, प्रिसीजन भी हाई है। यहाँ पे देखो तीनों गोली टारगेट पे नहीं लगी, यानी कि एक्यूरेसी तो बिल्कुल है ही नहीं क्योंकि टारगेट पे मारना था, फिर लेकिन जो तीनों गोली लगी ना वो आपस में बहुत क्लोज है, इसलिए प्रिसीजन हाई है। यहाँ पे देखो टारगेट पे नहीं लगी तो पुअर एक्यूरेसी है, लेकिन तीनों गोली बहुत दूर दूर हैं आपस में, तो प्रिसीजन भी पुअर है। ये है रियल लाइफ एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, उस एग्जांपल से समझना। देखो ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, ये नोट करते रहना बस। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं ये मार्कर है ना, इस मार्कर की जो एक्चुअल लेंथ है मान लेते हैं 10.00 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये मार्कर है, इसकी जो एक्चुअल लेंथ ट्रू वैल्यू है, मतलब ये ट्रू वैल्यू है, इसकी ट्रू वैल्यू ये है, ठीक है। लिया है जी, हम स्कूल में लिया है, घर पे लिया है। फिर क्या कर रहे हैं कि इसकी मार्कर की लेंथ मेज़र कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे आए, उसने मेज़र करी 9.80 आया, फिर किसी ने मेज़र करी आया 10.10, फिर 10.20, फिर 10.50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या था कि मार्कर की जो एक्चुअल लेंथ ये है, हमने मेजरमेंट पहली बार मेजरमेंट किया ये वैल्यू आई, दूसरी बार मेजरमेंट किया ये वैल्यू आई, तीसरी बार मेजरमेंट किया ये वैल्यू आई, चौथी बार मेजरमेंट किया ये वैल्यू आई, ठीक है। अब मान लेते हैं फिर और मेजरमेंट करते हैं, पांचवी बार हमने मेजरमेंट किया ना तो वैल्यू आ रही है 12.01 सेंटीमीटर, फिर छठी बार किया 12.02 सेंटीमीटर, फिर अगली बार किया 12.03 सेंटीमीटर, फिर अगली बार किया 12.04 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज़ आई हैं। अब अच्छा, अब इतनी मेजरमेंट्स हमने कर ली ना, ये मेजरमेंट्स कर ली, ये मेजरमेंट्स कर ली। अब मैं पूछूं इन मेजरमेंट्स में से और इन मेजरमेंट्स में से, इस सेट को कंपेयर कर रहे हैं, इन मेजरमेंट्स में से और इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। जैसे दो सेट ऑफ मेजरमेंट्स रखे हुए हैं, इनमें से पूछ रहा हूँ कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट वो मेजरमेंट्स हैं जो ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं, जो ट्रू वैल्यू के नज़दीक है। अब ये तो देखो 12 है, तो ये तो नहीं है, ये 9 है, 9 भी 10 के नज़दीक है और 10 तो 10 के नज़दीक है ही, मतलब ये वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज हैं, ज़्यादा नज़दीक हैं, ज़्यादा नियर हैं। तो ये कैसी हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट्स इनके कंपैरिजन में, क्योंकि इनके कंपैरिजन में ये वैल्यूज़ इसके ज़्यादा क्लोज हैं, ज़्यादा नज़दीक है, तो ये है एक्यूरेट मेजरमेंट्स। एक्यूरेट मेजरमेंट्स ये होता है एक्यूरेट का मतलब जो भी हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा इनको मेजर करने के लिए, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। अब इसकी बात करते हैं, देखो इनमें क्या करते हैं, एक मिनट, इसमें क्या करते हैं, देखो 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 10 से तो दूर है, तो ये
एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं इंडिविजुअल मेजरमेंट्स की बात करूँ 12.01 सेंटीमीटर, 12.02 सेंटीमीटर, 12.03 सेंटीमीटर, 12.04 सेंटीमीटर, इंडिविजुअल मेजरमेंट्स की बात करूँ, इंडिविजुअल मेजरमेंट्स बहुत क्लोज हैं। यहाँ पे देखो 9.80, 10.10, कितना डिफरेंस है, 0.30 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 0.10 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 0.30 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 12.01, 12.02, 0.01 का डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है। मतलब ये जो मेजरमेंट्स है ना आपस में बहुत क्लोज है। जैसे ये टारगेट को तो हिट नहीं किया था लेकिन क्लोज थी तो हाईली प्रिसाइज थी, लेकिन देखो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन आपस में बहुत क्लोज है। तो ये सारे मेजरमेंट्स हैं प्रीसाइज मेजरमेंट्स। प्रीसाइज कैसे मेजरमेंट्स है, प्रीसाइज। आ रही बात समझ में, ये मतलब है। एक्यूरेट मीन्स अगर ट्रू वैल्यू के क्लोज है एक्यूरेट, अगर इंडिविजुअल वैल्यू आपस में बहुत क्लोज हैं वो है प्रीसाइज मेजरमेंट्स। ये प्रीसाइज मेजरमेंट्स हैं, ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो टारगेट को तो हिट नहीं किया था, एक्यूरेसी 0 है, लेकिन जो इंडिविजुअल है ना वो आपस में क्लोज हैं, इंडिविजुअल आपस में क्लोज हैं, तो प्रीसाइज मेजरमेंट्स, ये मतलब है प्रीसाइज मेजरमेंट्स का। तो आई थिंक अब तो चीज़ें समझ में आई होंगी, एक्यूरेट मेजरमेंट्स एंड प्रीसाइज मेजरमेंट्स। अच्छा फिर एक सवाल, क्या सर जी ऐसी मेजरमेंट्स हो सकती हैं जो एक्यूरेट भी हो और प्रीसाइज भी हो, मतलब दोनों हो सकती हैं? यस हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल से लेता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ऐसी मेजरमेंट्स जो एक्यूरेट भी हो मतलब ट्रू वैल्यू के नज़दीक भी हो और प्रीसाइज भी हो, मतलब आपस में भी एक दूसरे के क्लोज हो। देखो कैसे, ऐसे मेजरमेंट्स जो एक्यूरेट भी और प्रीसाइज भी। देखो मान लेते हैं ट्रू वैल्यू यही है अपनी, है ना, तो मान लेते हैं ट्रू वैल्यू क्या है यही, तो जैसे 10.01 मान लेते हैं, 10.02 मान लेते हैं, 10.03 मान लेते हैं, 10.04 मान लेते हैं। देख लो कैसे मेजरमेंट्स हैं। ट्रू वैल्यू है 10.00 सेंटीमीटर, तो देखो सारे मेजरमेंट्स क्लोज तो हैं, इसके क्लोज हैं, 10.01, 10.02 क्लोज हैं, तो एक्यूरेट भी है। और देखो आपस में देखो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.01 का गैप है, तो आपस में भी क्लोज है और ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है। तो ये कैसी है, एक्यूरेट भी है एंड प्रीसाइज भी है। ये कैसी, प्रीसाइज मेजरमेंट्स, एक्यूरेट मेजरमेंट्स भी हैं और प्रीसाइज मेजरमेंट्स भी हैं। तो ये मतलब हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं बता भी दूंगा डेफिनेशन। एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज वी आर मेजरिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब हम किसी ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं, वो एक्यूरेसी है। प्रिसीजन मीन्स कि हम कितनी डेप्थ तक किसी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। जैसे मानते जैसे अभी हमने मीटर स्केल पढ़ा था, हमने जब सेंटीमीटर स्केल पढ़ा था तो उसकी जो वो थी लीस्ट काउंट थी 1 सेंटीमीटर। फिर हमने मिलीमीटर स्केल करा था, उसकी लीस्ट काउंट थी 0.1 सेंटीमीटर। फिर स्फेरोमीटर देखा था, उसके वर्नियर कैलिपर देखा था, उसकी लीस्ट काउंट थी 0.1 सेंटीमीटर। और स्फेरोमीटर देखा था, उसकी लीस्ट काउंट थी 0.01 ये सेंटीमीटर। देखो ये वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। अब मैं पूछूं इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रीसाइज है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रीसाइज है? ये सेंटीमीटर स्केल है, ये मिलीमीटर स्केल है, ये वर्नियर कैलिपर है और ये स्क्रू गेज है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इससे 1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ नहीं मेजर कर सकते, इससे 0.1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ मेजर नहीं कर सकते, इससे 0.01 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसे देखो 0.001 मतलब इतनी छोटी लेंथ भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रीसाइज है, सब में हाईली प्रीसाइज है। ये इसमें डेप्थ ज़्यादा है, इसमें गहराई ज़्यादा है, मतलब ये बहुत बारीक मेजरमेंट भी कर सकता है, क्योंकि 0 पॉइंट बहुत छोटी वैल्यू भी ये मेजर कर सकता है। तो ये हाईली प्रीसाइज है। प्रीसीजन मीन्स डेप्थ, रिजोल्यूशन, लिमिट,
उसकी इंस्ट्रूमेंट की औकात क्या है, कितनी गहराई है उसमें, वो है प्रिसीजन का मतलब। इस इंस्ट्रूमेंट की देखो ज़्यादा औकात है, ये बहुत छोटी कह रहा है, मैं तो बहुत बारीक मेजरमेंट कर सकता हूँ, मैं बहुत 0.001 सेंटीमीटर को भी मैं मेजर कर सकता हूँ, इनकी औकात ही नहीं है, तो इन सब में ये ज़्यादा हाईली प्रिसाइज है। तो ये मतलब है एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट का। इतनी डिस्कशंस के बाद अगर फिर भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो दिमाग में कुछ लोचा है भाई दिमाग में फिर कुछ लोचा है। मतलब एक्यूरेसी मेजरमेंट मैंने इतने एग्जांपल्स दे दिए हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। तो अब लिस्ट काउंट हो गया है, एक्यूरेसी होगी, प्रिसीजन होगी, अब आते हैं एरर पे, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी एग्जाम को कुछ मेजरमेंट्स दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है। समराइज कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ एक बार। एक्यूरेसी वो होगी जो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास होगी, और प्रिसाइज होगी जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में से मतलब आपस में जो बहुत क्लोज होंगे वो प्रिसाइज होंगे। या फिर दूसरे तरीके से जिसके लीस्ट काउंट बहुत कम होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी, मतलब जो ज़्यादा छोटी छोटी वैल्यूज़ को भी मेज़र कर ले वो ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स। अच्छा देखो टाइप्स ऑफ एरर्स। अच्छा पहला क्वेश्चन तो यही है, एरर्स आती ही क्यों है? एरर का मतलब क्या? मिस्टेक, गलती। किसी भी प्रोसेस में, किसी भी मेजरमेंट में जो हमसे गलती हुई है वही तो एरर है। मैं इस मार्कर की लेंथ मेज़र कर रहा हूँ और मेरे से ट्रू वैल्यू जो भी रही होगी, और जब मैं मेज़र कर रहा हूँ तो कुछ वैल्यू आ रही है, दोनों में डिफरेंस है, वही एरर है। मतलब मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं, इस वैल्यू को मेज़र करने में मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, वही क्या है? मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं। जैसे अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें, मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक्स ऐसी चीज़ है जो हर इंसान करता है और एलिमिनेट नहीं हो सकती है, कभी जीरो नहीं हो सकती, बस ये है कि आप कोशिश करोगे कम से कम हो। ऐसे ही एरर्स हैं। किसी भी मेजरमेंट में आप कितना ही प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट ले लो, कितना अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसकी भी कुछ ना कुछ तो औकात है। जैसे स्क्रू गेज था, 0.001 सेंटीमीटर तक मेज़र कर पाता था, तो जैसे स्क्रू गेज था 0.001 सेंटीमीटर तक ही मेज़र कर पा रहा था। तो ये मतलब फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे जो 0.001 सेंटीमीटर तक मेज़र कर पाएंगे, तो ये ज़्यादा प्रीसाइज है। अगर मैं इससे मेज़र करूं तो इसमें भी कुछ ना कुछ एरर हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। अगर मैं इससे मेज़र करूं तो इसके कंपैरिजन में लेस एरर आएगी। अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट ये लूं, अगर इससे मेज़र करूं तो इससे कम एरर आएगी। मतलब एरर तो आनी है, डेफिनेट है। आप कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लो, एरर तो आएगी। एरर का स्कोप हमेशा रहेगा। एरर को आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चालाक हो, आप तेज हो, आप समझदार हो, तो मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन जीरो कभी नहीं कर सकते। एरर्स को आप जीरो कभी नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, बस मिनिमाइज कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं अगर आप तेज हो तो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स में क्या क्या है। टाइप्स ऑफ एरर्स में क्या क्या है, तो एरर्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स, और दूसरी है रैंडम एरर्स। मतलब जितनी भी एरर्स हैं फिज़िक्स में, उनको सबको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक सिस्टमैटिक एरर्स और दूसरा रैंडम एरर्स। जितनी भी एरर्स हैं फिजिक्स में या साइंस में, दो ग्रुप में बांट दिया, सिस्टमैटिक एरर्स एंड द रैंडम एरर्स। अच्छा देख लेते हैं सिस्टमैटिक एरर्स क्या हैं और रैंडम एरर्स क्या हैं। अच्छा सिस्टमैटिक एरर्स की अगर बात करें हम, सिस्टमैटिक एरर्स ऐसी एरर्स हैं, मतलब उनमें कुछ पैटर्न है, कुछ डेफिनेट पैटर्न है,
और एक तरीके से एरर्स हैं, मतलब या तो पॉजिटिव ही होंगी या तो फिर नेगेटिव ही होंगी, या फिर जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है रैंडम एरर्स की तरह फ्लक्चुएट करेंगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी बिग कभी स्मॉल। यहाँ एक पैटर्न है, या तो पॉजिटिव ही होंगी या फिर नेगेटिव ही होंगी, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर्स है ना, इनका जो कॉज है, जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं, नाम से क्लियर है, सिस्टमेटिक एक सिस्टम है, एक पैटर्न है। इन एरर्स में क्या है कि इनका जो एरर्स का जो कॉज है, क्या है कॉज, या हम सोर्स भी कह सकते हैं या रीज़न भी कह सकते हैं। मतलब ये जो एरर्स हैं इनका कॉज, मतलब ये आ क्यों रही हैं, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये पता है। इन एरर्स का जो हमें सोर्स है वो पता है कि ये आ कहाँ से रही है। ऐसी एरर्स को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। एरर्स हुज ओरिजिन और सोर्सेज इज नॉन इज ए सिस्टमेटिक एरर्स। रैंडम एरर्स में क्या है, रैंडम एरर्स में क्या है, इनका जो सोर्स है ना, सोर्स या कॉज इज नॉट नोन, मतलब पता ही नहीं है कहाँ से आ रही है। रैंडम एरर्स को कोई पता ही नहीं कहाँ से आ रही है, रैंडम है बिल्कुल। रैंडम का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर, कोई पैटर्न नहीं है, मतलब बदतमीज़ है बिल्कुल, कहीं से भी मुँह उठा के आ जाएंगी, कोई पैटर्न नहीं है इनमें, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कभी बड़ी है कभी छोटी है। तो ये है रैंडम एरर्स, ना ही इनका कॉज पता है। जैसा भी देखेंगे कि किस टाइप के एरर्स रैंडम एरर्स हैं, तो पहले सिस्टमेटिक एरर्स देखते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स ऐसी एरर्स जिनका कॉज हमें पता है, सोर्स पता है। अच्छा, जैसे फिर क्या क्या सोर्स हो सकते हैं देख लेते हैं। पहले सिस्टमेटिक एरर्स पढ़ लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स ऐसी एरर्स हैं जिनका कॉज हमें सोर्स पता है। जैसे मान लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो भी मेज़रमेंट के लिए, जिस भी मेज़रमेंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में ये डिफेक्ट है। सपोज जैसे मैंने स्केल यूज़ किया और स्केल का जो एंड है, जो कॉर्नर है, वही टूटा पड़ा है, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही डिफेक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अगर स्केल टूटा पड़ा है तो फिर कैसे मेजरमेंट करेंगे, एरर तो आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे दूसरे देखो, जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर क्या होता है कि जो उसकी स्पेसिंग्स होती हैं, जैसे ये थर्मोमीटर समझो इसे, हाँ ये थर्मोमीटर है, तो इसमें क्या कि ऐसे स्पेसिंग्स होती हैं, इसे बोलते हैं कैलिब्रेशन। जो थर्मामीटर है, जो इनकी स्पेसिंग होती है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस, इनकी जो स्पेसिंग है वही रॉन्गली बना रखी हो, जो ग्रेजुएशंस हैं वही रॉन्ग हो, तो भी एरर आ जाएगी। या फिर वेइंग मशीन होती है, जैसे वेइंग मशीन, वेट को यूज़ करने के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं वेइंग मशीन है। जैसे मान लेते हैं वेइंग मशीन है, जैसे मान लेते हैं ये एक वेइंग मशीन है, और जैसे ये हो गया 0, मान लेते हैं ये 1 kg हो गया, और यहाँ पे 0.5 kg हो गया। ये वेइंग मशीन है। अगर ये वेइंग मशीन करेक्ट है, प्रॉपर है, अच्छी है, तो इसका जो कांटा होगा ना, सुई होगा, 0 पे पॉइंट करेगा। आइडियल कंडीशन में जो कांटा होगा 0 पे पॉइंट करेगा, लेकिन इस मशीन में ना 0 एरर है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मशीन ख़राब है, तो 0 एरर शो कर रही है। 0 एरर में क्या होगा, 0 एरर में ये कांटा 0 पे पॉइंट नहीं करेगा, मान लो यहाँ पॉइंट कर रहा है 0.5 पे, तो यानी कि इस मशीन में 0 एरर है। कौन सी एरर है, 0 एरर। मतलब आइडियल कंडीशन में इसे 0 पे पॉइंट करना चाहिए था, लेकिन 0.5 kg पे पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर इसे कैसे ठीक करें भाई, मशीन ख़राब है, या तो फिर इसे मिस्त्री के पास ले जाओ, मशीन को बनवा लाओ, एक तरीका ये है, या फिर नई मशीन ले आओ, या फिर अगर बच्चे गरीब हैं, पैसे नहीं है बच्चों के पास, नई मशीन नहीं ला सकते, तो एक काम करो, ठीक है, ये जो कांटा है 0.5 kg पॉइंट कर रहा है, मान लेते हैं जैसे मैंने वेट किया, मेरा वेट 70 kg है एक्चुअल में, लेकिन मैंने इससे वेट किया तो आ गया 70.5,
मुझे पता लग गया यार मेरा वेट तो एक्चुअल में 70 है लेकिन 70.5 दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें एरर है, पॉइंटर 0.5 kg पे है। मैं क्या करूँगा, इसमें से 0.5 kg माइनस कर दूंगा, क्योंकि 0.5 kg एक्स्ट्रा दिखा रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा, तो इस तरह से ठीक हो जाएगा। मतलब मशीन में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसी में डिफेक्ट आ रहा है। जैसे मीटर स्केल का एंड पॉइंट, अगर स्केल का एंड पॉइंट टूटा हुआ, कॉर्नर टूटा हुआ तो डिफेक्ट है। वेइंग मशीन में 0 एरर है तो डिफेक्ट है। थर्मोमीटर में स्पेसिंग इक्वल नहीं है तो डिफेक्ट है। ये सारी कैसी हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। मीन्स इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट में ही डिफेक्ट है, उसके कैलिब्रेशन में डिफेक्ट है, उसके डिज़ाइन में डिफेक्ट है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है। तो कैसी एरर्स है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, दूसरा सोर्स देखते हैं। दूसरा सोर्स देखते हैं हम, एरर्स ड्यू टू imperfection in errors due to imperfection in experimental technique और प्रोसीजर। अच्छा, दूसरी सिस्टमेटिक एरर्स का कॉज ये भी है। मान लेते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम थी, हमने इंस्ट्रूमेंट बदल दिया, अब ये एरर्स हमारी ठीक हो गई है। फिर हम यहाँ गलती कर रहे हैं। एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, मतलब जो भी प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मेजरमेंट में जो भी प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसीजर ही हमारा गलत है, हमारे टेक्निक में ही प्रॉब्लम है, टेक्निक ही हमारी गलत है। जैसे सपोज करते हैं किसी को बुखार आया तो डॉक्टर बाबू के पास गए, डॉक्टर बाबू ने थर्मोमीटर बगल में लगा दिया, आर्मपिट में लगा दिया। तो आर्मपिट में जब भी हम थर्मोमीटर लगाते हैं वो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से हमेशा लो दिखाएगा। अगर हम थर्मोमीटर बगल में लगाते हैं तो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर दिखाएगा। मतलब हमारा प्रोसीजर ही गलत हुआ, तरीका ही गलत हुआ। एक्चुअल तरीका जीभ के अंदर होता है, यहाँ पे लगाओ थर्मोमीटर तो उससे ज़्यादा अच्छी वैल्यू आएगी। तो ये है, मतलब प्रोसीजर ही हमारा गलत है, हम काम ही गलत कर रहे हैं, तरीका ही हमारा गलत है, तो एरर तो आएगी। अच्छा, फिर कैसे सुधारें? जो तरीका सही है वो अपना लो, यहाँ मत लगाओ थर्मोमीटर, यहाँ लगा दो, सुधर जाएगी। अच्छा, एक सोर्स और देखते हैं, एक और सोर्स देखते हैं। दूसरा सोर्स देखें हम, पर्सनल एरर्स। कैसा एरर्स है? पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स, भाई इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, चलो ठीक है, प्रोसीजर भी हम ठीक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है? कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वही ख़राब है जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वही ख़राब, उसी में कमी है। उसमें क्या क्या कमी है? वो केयरलेस है, लापरवाह है, वो ध्यान नहीं देता पढ़ाई में, एक्सपेरिमेंट अच्छा करता नहीं है, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, उसकी आइज़ में डिफेक्ट है, उसकी गर्दन हमेशा एक साइड झुकी रहती है, जैसे अजय देवगन की। मैं इसको बोलता हूँ अजय देवगन एरर, पर्सनल एरर को बोलता हूँ मैं अजय देवगन एरर। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है बंदा, ऑब्जर्वर है, उसमें खुद में ही डिफेक्ट है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, उसकी आइज़ में डिफेक्ट है, उसकी गर्दन एक साइड झुकी रहती है, तो रीडिंग कैसे लेगा? रीडिंग एक्चुअल में 0.219 है और वो नोट कर रहा है 0.319, यानी कि रीडिंग ही गलत नोट कर रहा है, रीडिंग ही गलत ले रहा है। ठीक है, ये सारी पर्सनल एरर्स हो गई हैं। एक होता पैरेलैक्स एरर, मतलब उसमें पैरेलैक्स एरर आ रही है। जैसे देखो, ये समझाता हूँ। पैरेलैक्स एरर मतलब अजय देवगन एरर, पैरेलैक्स एरर। जैसे देखो, मान लेते हैं कि ये एक वोल्टीमीटर है, ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और यहाँ पे मान लेते हैं 2.5 वोल्ट है। ठीक है, ये मीटर स्केल, ये कांटा है, सुई है, ये वोल्टमीटर है, और ये कांटा 2.5 को मेज़र कर रहा है। ठीक है, अगर मैं फ्रंट से देखूंगा तो ये करेक्ट तरीका तो ये है कि मैं फ्रंट से देखूं, बिल्कुल कि 2.5 वोल्ट दिखा रहा। मैं क्या करूंगा, या तो लेफ्ट से देख रहा हूँ या राइट से देख रहा हूँ, तो मुझे मेज़र वैल्यू कुछ अलग दिखेगी। इसे बोलते हैं पैरेलैक्स एरर या अजय देवगन एरर। गर्दन एक साइड ज़्यादा झुकी हुई है। तो ये कैसे हैं? पर्सनल एरर्स। बंदा जो मेजरमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसी में डिफेक्ट है।
उसमें खुद में कमी है, उसके खुद के बिहेवियर में कमी है, वो है पर्सनल एरर्स। तो ये सारी सिस्टमेटिक एरर्स हैं, मतलब इनमें कुछ सिस्टम है, पैटर्न ये है कि उनके कॉज पता है। अगर कॉज पता लग गया तो कॉज को ठीक कर लो तो ठीक हो जाएंगी। तो इन एरर्स को तो हम कर सकते हैं मिनिमाइज। ये हैं सिस्टमेटिक एरर्स। दूसरी टाइप की एरर्स देखते हैं, रैंडम एरर्स देखते हैं। रैंडम एरर्स, ये डिफरेंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। तो क्या डिफरेंस है? सिस्टमेटिक एरर्स फॉलोज ए पैटर्न, रैंडम एरर्स डोंट हैव एनी पैटर्न। तो और देखते हैं, देखो रैंडम एरर्स देखते हैं। रैंडम एरर्स, देखो रैंडम एरर्स, जैसे सिस्टमेटिक एरर्स में पैटर्न था, एक रेगुलरिटी थी, पता है, डेफिनेट पता है कि इस सोर्स से और सिस्टमेटिक एरर आ रही है। रैंडम एरर ऐसे नहीं, कहीं से भी मुंह उठा के आ सकती है, बदतमीज़ है, बिल्कुल कोई तमीज़ नहीं है, कहीं से भी बिन बुलाए मुंह उठा के आ जाएगी, उसे रैंडम एरर बोलते हैं। कोई सोर्स पता ही नहीं है, ओरिजिन पता नहीं है, कहाँ से आ रही है कोई नहीं पता, ओरिजिन इज़ नॉट नोन, सोर्स नहीं पता। जब ओरिजिन ही नहीं पता, सोर्स ही नहीं पता, कॉज ही नहीं पता, रीज़न ही नहीं पता कि आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, तो कैसे ठीक करें फिर? कुछ पता ही नहीं है। इर्रेगुलरली है, इर्रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, इर्रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कभी तो पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव हो जाएंगी, कभी मतलब छोटी एरर है, कभी ज़्यादा बड़ी एरर है, कभी मैग्नीट्यूड स्मॉल है, कभी लार्ज है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, ऐसी रैंडम एरर्स होती हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम अपने दिन में या तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देगी और नहीं तो अफगानिस्तान से भी हार जाएगी। बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये एरर्स होती है रैंडम एरर्स। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, टेबल टूट गई, एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया, ये रैंडम एरर है, ठीक है। और लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करें, बाहर मौसम चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो हमारी कंडीशंस चेंज हो गई तो एरर आ जाएगी। टेम्परेचर में चेंज हो गया तो एरर आ जाएगी। वोल्टेज सप्लाई नॉर्मली 220 वोल्टेज आती है और वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशन होगा तो एरर आ गई। घर के बगल में मान लो जेसीबी की खुदाई चल रही है तो उससे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी तो एरर आ गई। तो क्या है कि मतलब कहीं से भी मुँह उठा के आ जाएंगे, कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, तो ये बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रैंडम एरर्स। और इनका जो सोर्स पता ही नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ से आगे क्यों, हमें नहीं पता कि एपरेटस क्यों मूव कर रहा है, वाइब्रेशंस कहाँ से प्रोड्यूस होगी, ह्यूमिडिटी कैसे चेंज हो गई, हमें पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं तो फिर भाई मिनिमाइज़ कैसे करें? जब कुछ बारे में पता ही नहीं तो मिनिमाइज़ कैसे करें रैंडम एरर्स को? तो रैंडम एरर्स को मिनिमाइज़ करने का तरीका यही है, किसी भी मेजरमेंट को बार बार रिपीट करो। एक ही मेजरमेंट को ना बार बार बहुत सारी वैल्यूज़ ले लो और उन वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन ले लो, तो उसी को बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मान लो। मिनिमाइज नहीं कर सकते तो फिर क्या तरीका है? तरीका ये है कि मेज़रमेंट को कई बार वो रिपीट कर लो, मेज़रमेंट को कई बार रिपीट कर लो और बहुत सारी मेज़रमेंट ले लो, तो उनकी मीन वैल्यू को निकाल लो और मीन वैल्यू को ही बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मान लो। ये तरीका है। 1 मिनट रुकना, ये वायर मुझे परेशान कर रहा है। ठीक। तो ये सारी थ्योरी थी, ये सारी कहानी थी, सिस्टेमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारी कहानी थी टाइप्स ऑफ एरर्स की। अच्छा, रैंडम एरर्स को पता लग गया रैंडम है ना, तो कोई पैटर्न तो है नहीं। अच्छा, इनको मिनिमाइज़ करने के लिए हम कुछ तरीके सीखते हैं, मैथमेटिकल तरीके सीखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, ये देखते हैं मैथमेटिकली, बेसिकली अब हम मैथमेटिकली एनालिसिस कर रहे हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स। ये देखते हैं एब्सोल्यूट एरर्स क्या है। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, एब्सोल्यूट एरर मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ए है। क्या है? कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, ठीक है। मुझे इसकी मेजरमेंट करनी है, मुझे इसकी वैल्यूज़, ट्रू वैल्यू निकालनी है, या ठीक है, मुझे इसकी बेसिकली मेजरमेंट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो पहले बार मैंने मेजरमेंट किया तो वैल्यू A1 आई,
पहली बार मैंने मेजरमेंट किया तो वैल्यू A1 आई, दूसरी बार मेजरमेंट किया तो वैल्यू A2 आई, तीसरी बार मेजरमेंट किया तो वैल्यू A3 आई एंड सो ऑन। जब nth टाइम मैंने मेजरमेंट किया तो वैल्यू AN आई। तो ये A1 A2 AN क्या है, ये मीजर्ड वैल्यूज़ हैं। पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो A1 वैल्यू आई, दूसरी बार A2, तीसरी बार A3 एंड nth टाइम AN। अच्छा, इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई तो समस्या ये है कि मैं किस वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानूं। मतलब मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, n वैल्यूज़ हैं, n मेजरमेंट्स हुई हैं, तो समस्या यह है किसको ट्रू वैल्यू मानूं, किसको बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मानूं। अगर मेरे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, नहीं पता मुझे, तो मैं किसको ट्रू वैल्यू मानूं। तो फिर ट्रू वैल्यू का मतलब यह है कि भाई सबका मीन ले लो आप। क्या ले लो, सबका मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट एवरेज का। एवरेज निकालना तो क्या, सबको ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस अप टू AN। और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 n ऑब्जर्वेशंस हैं। ये क्या हो गया, मीन। इतनी सारी n ऑब्जर्वेशन थी, समस्या ये थी कि किसको बेस्ट पॉसिबल वैल्यू माने, किसको ट्रू वैल्यू माने, किसको एग्जिट वैल्यू माने। तो बोला कि भाई इन सबका एवरेज ले लो, मीन ले लो। मान लेते A मीन ले लिया, तो इसी को बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मान लो। इसको क्या मान लो, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो ये क्या है, मीन ही तो है। मीन वैल्यू को ही मान लो, इसी को हम मान लेंगे बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मीन वैल्यू को ही मानेंगे बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। देखो इसे और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो इसका क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, इसका मतलब है समेशन, मतलब एडिशन। एडिशन ही तो है, वैसे इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देना, 1/n बाहर आ जाएगा। जैसे A है ना, तो AI आइथ, तो यहाँ पे आई की वैल्यू वेरी कराते हैं हम। आई वैल्यू कर रही कहाँ से, A1 A2 A3। आई की वैल्यू कहाँ से, 1 से जा रही है, 1 कहाँ तक, n तक। आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो इसकी मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ये क्या होगी, मीन वैल्यू। अगर एग्जाम में या फिर प्रॉब्लम में अगर ट्रू वैल्यू दे रखी है तो अच्छी बात है। अगर ट्रू वैल्यू ना दे रखी हो और ऐसी ऑब्जर्वेशन दे रखी हो तो उनकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे, और मीन वैल्यू को ही हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मानेंगे, या ट्रू वैल्यू मानेंगे, या एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे। तो ये तरीका हो गया मीन वैल्यू निकालने का। ठीक है, अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है। अच्छा, ये तो होगी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी को बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मानेंगे। अब जो एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू यहाँ पे और इंडिविजुअल मेजरमेंट में कितना डिफरेंस, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज द डेफिनेशन। लिखूं, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मानते हैं, चलो मानते हैं डेल्टा A1। एब्सोल्यूट एरर को ना डेल्टा से नोट करते हैं, डेल्टा A1। माना कि जैसे ट्रू वैल्यू ये हो गई, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ये होगी। अब बेस्ट पॉसिबल वैल्यू और इंडिविजुअल मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है, मान लेते हैं जो A मीन ये हो गई, A मीन वैल्यू माइनस में A1, तो मीन वैल्यू और फर्स्ट मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है उसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 1। ठीक है, ऐसे डेल्टा A2 निकालते हैं, डेल्टा A2 निकालते हैं। जैसे मीन वैल्यू और सेकंड मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है, A2, तो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट 2। ऐसे अगर डेल्टा A3 निकालते हैं, मीन वैल्यू माइनस A3, मतलब मीन वैल्यू और थर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। ऐसे हम डेल्टा n निकालते हैं, डेल्टा AN मतलब एब्सोल्यूट एरर इन द nth मेजरमेंट। क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू माइनस में nth ऑब्जर्वेशन या वैल्यू इन दी nth ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अच्छा देखो, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सपोज करते हैं कि मान लो अगर A मीन बड़ी है और ये छोटी है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। मान लेते हैं A मीन छोटी है और A2 बड़ा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। मतलब एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमें साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें साइन नहीं लेना।
गुड न्यूज़ क्या है, हमें साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें विदाउट साइन लेनी है। तो जितनी भी ये डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 1, डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 2, डेल्टा A3 एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 3, डेल्टा AN एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट nth, तो हमें इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ ये पॉजिटिव लेनी है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमें सिर्फ विदाउट साइन लेनी है वैल्यू। ये है एब्सोल्यूट एरर, इन्हें क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? डिफरेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, क्या है ये? मैग्नीट्यूड, मतलब हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, वैल्यू विदाउट साइन लेनी है, साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है ये? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू दे रखी है तो ट्रू वैल्यू अच्छी बात है, अगर ट्रू वैल्यू नहीं है तो मीन वैल्यू निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर इन वन मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट, थर्ड मेजरमेंट, nth मेजरमेंट। तो ये है एब्सोल्यूट एरर्स। बात याद रखनी है, एब्सोल्यूट एरर का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना। साइन को साइड कर देना, साइन को कोपचे में भेज देना है, साइन की हमें जरूरत नहीं है। तो ये सारी क्या है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर हो गया अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ, ध्यान करके नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। अब नेक्स्ट है अपना एब्सोल्यूट एरर, हो गया ना अपना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर ये थी, एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन द nth मेजरमेंट। अब पूछ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर्स, तो मीन करना है मतलब एवरेज करना है। तो एवरेज कैसे करेंगे? सबको जोड़ दो और जितनी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो देखो क्या करना है, डेल्टा A1, मैं यहाँ पे मोड दिखा रहा हूँ, मतलब मोड से सिर्फ यही मतलब है कि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं, साइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, साइन को कोपची में भेज दो। डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू प्लस डेल्टा AN। मीन निकालना है। देखो ना, मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो मीन कैसे निकलेगा? सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई जितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 n ऑब्जर्वेशन। ये क्या आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसी को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देंगे, समेशन की फॉर्म में लिख देंगे। ये क्या? समेशन। अभी करा था ना, n बाहर आ जाएगा। और डेल्टा AI, ये लिखने का वैसे एक तरीका है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो हमने यहाँ वेरिएबल I चूज़ कर लिया ना, तो I की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है? 1 से जा रही है, कहाँ तक? n तक। तो ये होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू अगर किसी प्रॉब्लम में ट्रू वैल्यू दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखी तो मीन वैल्यू निकालो और मीन वैल्यू को ही क्या मानो? ट्रू वैल्यू, उसी को एग्जैक्ट वैल्यू मानो। फिर हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, वो एब्सोल्यूट एरर आई। वहाँ बात याद रखनी है कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें विदाउट साइन लेना है, तो हमने मॉड लगा दिया। ठीक है, फिर हम मीन की बात कर रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, सबका मीन निकाल लिया, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ है। अच्छा, अब हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ए मेजर करी थी ना। अब ए को मान लेते हैं, तो ए को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, हाँ यहाँ से डेल्टा ए मीन, ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें मीन वैल्यू पता लग गई, एब्सोल्यूट एरर पता लग गई, मीन एब्सोल्यूट एरर पता लग गई। अब मान लो हमको एक सिंगल मेजरमेंट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी ए को मैंने मेज़र किया, तो उस जो मेज़र वैल्यू जो उसकी संभावना है ना, वो इसके बीच में लाया करेगी। देखो ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, इसकी जो क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हमने ऐसे लिख देंगे। हमने एक बार मेजरमेंट किया तो ए की जो वैल्यू होगी वो होगी ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। मतलब क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू ना ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन,
और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, इसके इन दोनों के बीच में लाई करेगी। मतलब एक बार मैंने मेजरमेंट करी तो जो भी वो वैल्यू होगी वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगी। मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी किससे, ए मीन, अरे यार जगह नहीं है, ऊपर लिखूं, ये मिटा दूँ, ये मिटा रहा हूँ, नोट करते हुए चलना भाई, कॉपी पेन लेके देखो। मतलब क्या है, जो ए की जो वैल्यू होगी, ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू होगी ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, और लेस देन इक्वल टू होगी ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। ये मतलब है, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी ए को मैं मेज़र करूं तो उसकी वैल्यू इन दो वैल्यू के बीच में लाई करेगी, ये मतलब है इसका। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से लिखेंगे, मीन वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तो यहाँ ट्रू वैल्यू आ जाएगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब वैल्यू प्लस एरर, वैल्यू प्लस एरर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से लिखा जाएगा, वैल्यू प्लस एरर। जैसे मैं रेजिस्टेंस लिखूँ तो रेजिस्टेंस लिख दिया मैंने 0.2 ओम, 0.2 और जो बाद में 0.2 प्लस माइनस, और यहाँ लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मान लेते हैं 0.005। ये रेजिस्टेंस लिख दिया 0.2 प्लस माइनस 0.005, यहाँ लिख दिया मैंने ओम। तो क्या है, ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू प्लस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस एरर, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऐसे ही ट्रू वैल्यू प्लस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस एरर, ये है लिखने का तरीका। और एरर को प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ना 0.2 प्लस 0.05 और 0.2 माइनस 0.05, ये वैल्यूज़ हैं, इसकी दो वैल्यूज़ हैं, दो एरर पॉसिबल एरर हैं, ये वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम रिलेटिव एरर देख लेते हैं, वो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के टॉपिक का। फिर एक एग्जांपल देखेंगे और फिर लेसन अपना ये वीडियो कंक्लूड करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर उसमें लेसन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी जितना रह जाएगा, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन भी ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, 1 घंटे के अप्रॉक्सीमेट वीडियो ड्यूरेशन करनी है। देखो अब है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर देखो कैसे हमने सॉल्व किया। हमने क्या क्या निकाला था पिछले उसमें, हम निकाल चुके थे ए मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी निकाल चुके थे, फिर डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर हम निकाल चुके थे। अब क्या करूं, अगर डेल्टा ए मीन को मैं डेल्टा ए मीन को अगर मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें, हम क्या करें, अपन डेल्टा ए मीन को, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें मिलती है, हमें क्या मिलता है, रिलेटिव एरर। हमें क्या मिलता है, रिलेटिव एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, दिस इज द रिलेटिव एरर। अच्छा एक चीज़ और देखो, अच्छा ये है क्या, एक फ्रैक्शन ही तो है, रेशियो ही तो है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू, एक फ्रैक्शन ही तो है, तो इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर क्यों, क्योंकि एक फ्रैक्शन ये एक रेशियो है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दिस इज द रिलेटिव एरर। अच्छा मान लेते हैं ये मीजर्ड क्वांटिटी ए में है ना, तो इसे डिनोट कर लेंगे डेल्टा ए से। देखो ये भी डेल्टा है, इसे भी डेल्टा बोलते हैं और इसे भी डेल्टा बोलते हैं। इन दोनों फ़र्क ये है, जो ये वाला डेल्टा है ना, ये ज़्यादा स्मॉल चेंजेस को डिनोट करने के लिए, वैसे डेल्टा का मतलब चेंज को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है, दोनों को डेल्टा बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इन ए, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इज रिलेटिव एरर। अच्छा एक चीज़ और आती है, परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, इसी को परसेंटेज में लिख दो बस। जैसे डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए मीन, ये क्या बन गया, ये बन गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज में लिख दो 100%, ये बन गया क्या, परसेंटेज एरर। ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर। तो ये सारी कहानी है। मीन वैल्यू, अगर किसी प्रॉब्लम में मीन ट्रू वैल्यू गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है और ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो हम ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू निकाल लेंगे और उसी को ही बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मानेंगे। ठीक है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालो। एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन वैल्यू या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू और इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में कितना डिफरेंस है उसका मॉड, वो क्या है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड, वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है सबका मीन निकाल दो। मीन निकालना तो सबको पता ही है, ठीक है, बचपन से सीख रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत तेज़ हैं, मीन जानते हैं। मीन मतलब एवरेज होता है। फिर ऐसे ही रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो ये सारी कहानी है एरर की। तो अच्छा देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ढूंढा है मैंने, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी दिस एंड दिस। मतलब क्या हुआ, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। तो जब हमने पहली बार मेजर करा तो वैल्यू आई 2.63 सेकेंड, सब सेकेंड में चल रहा है, 2.63 सेकेंड। देन दूसरी बार है 2.56 सेकेंड, देन 2.42 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, देन 2.71 सेकेंड एंड लास्ट वन इज 2.80 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, किसी टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बार मेजरमेंट की गई है, 5 बार रीडिंग ली गई है और ये टाइम पीरियड आया है, सेकेंड्स में चल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कैलकुलेट दी एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। देखो सब निकालना है। कह रहा है कि एब्सोल्यूट एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो। क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट एरर निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकालो, है ना, परसेंटेज एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो, सब चीज़ निकालो। देखो इस एग्जाम्पल से ना जितनी भी थ्योरी में तक पढ़ी है सब क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 रीडिंग्स हैं, 5 मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। क्या इस क्वेश्चन में हमें ट्रू वैल्यू गिवन है? क्या इस क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है ना, तो फिर क्या करें भाई, इनका मीन ले लो बस। चलो ले लेते हैं, मान लेते हैं टी को मैं टी मीन, टी को टाइम पीरियड है ना, टी मीन निकालते हैं। इनका क्या करना, मीन निकाल दो। मीन तो सबको पता है, सबको ऐड कर दो ऐड, सबको ऐड करना। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71, वैसे मैथमेटिकल गलती मत करना, ऐड करो। ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना। 1 2 3 4 5 मेजरमेंट से ऐड करना। 3 और 6 9 और 2 11 और 1 12, कैरी 1 6 और 1 7 और 5 12 और 4 16 और 24 और 31 1 3 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 2 13। तो ये आए सेकंड में, यानी कि जो मीन वैल्यू आई है ना, टाइम पीरियड की मीन वैल्यू है वो है 13.12। ये मीन वैल्यू डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितनी आ रही है, ये आ रहा है 2.624। डिवाइड कर लेना मैथमेटिक्स से। अच्छा देखो, जो इसकी जो मीन वैल्यू आई वो आई है 2.624 सेकेंड। अब इसे अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं थोड़ा। 2 अप टू, देखो सब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक चल रहा है ना, तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक रख लेते हैं, तो हो जाएगा 2.62 सेकेंड। हमने क्या किया,
हमने कुछ नहीं किया, जितने भी टाइम पीरियड गिवन थे उनकी सिर्फ मीन वैल्यू निकाल ली है और मीन वैल्यू ये आई है। मीन वैल्यू क्या आई है? मीन वैल्यू निकालने की ज़रूरत थी क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू गिवन थी नहीं, तो ये मीन वैल्यू आई है। इसी को हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मानेंगे, मतलब इन सब वैल्यूज़ में से बेस्ट पॉसिबल वैल्यू हम ये मानेंगे कि भाई ये ट्रू वैल्यू हमारे लिए, तो बेस्ट वैल्यू। अच्छा, मीन वैल्यू तो निकल गई, अब हमें क्या निकालना है? एब्सलूट एरर्स निकालने हैं। एब्सलूट एरर कैसे निकालने हैं? एब्सलूट एरर मीन वैल्यू और इंडिविजुअल मेजरमेंट का डिफरेंस ले लेते हैं। मान लेते हैं कितनी एब्सलूट एरर आएगी, मान लेते हैं पहली एब्सलूट एरर डेल्टा T1 से नोट करते हैं। डेल्टा T1 मीन वैल्यू 2.62 माइनस में 2.63, इनका मैग्नीट्यूड लेना है ना। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा था, मीन वैल्यू और इंडिविजुअल मेजरमेंट का डिफरेंस लो। क्या आएगा? डिफरेंस आएगा माइनस में 0.01 सेकेंड। तो मान लेते हैं एब्सलूट एरर इन द सेकेंड मेजरमेंट, मीन वैल्यू माइनस में इंडिविजुअल वैल्यू 2.56, तो क्या आएगा? ये आएगा 0.07, यही तो आएगा। हाँ 0.07, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखो डेल्टा T3 एब्सलूट एरर इन द थर्ड मेजरमेंट, तो मीन वैल्यू, अरे यार 2 है, मिस्टेक कर रहा हूँ ना, ये 2 है, तो अब यहाँ 0.6 आ जाएगा। मिस्टेक्स हो रही हैं। तो 2.62 ये 2 है तो इतना, अब देखो 2.62 माइनस में 2.42, इसे करो तो हो जाएगा 0.20 सेकेंड। और डेल्टा T4 एब्सलूट एरर इन द फोर्थ मेजरमेंट निकालेंगे 2.62 माइनस में 2.71, तो देखो 0.9 माइनस में 0.09, ये डिफरेंस आएगा। मैथमेटिक्स कर रहे हैं कुछ नहीं, बस डिफरेंस ले रहे हैं मीन वैल्यू और इंडिविजुअल मेजरमेंट्स का। फिर डेल्टा T5 मीन वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू 2.80, तो कितना डिफरेंस है? 0.8 आएगा इधर और 0.18 सेकेंड और माइनस का। तो ये सारी क्या है? एब्सलूट एरर्स। देखो यहाँ से एक बात याद रखना, एब्सलूट एरर्स देखो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये क्या है? ये भी क्या है? नेगेटिव। तो मतलब एब्सलूट एरर्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? हमने बताया था कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, साइन को नहीं लेना। तो ये क्या हो गई हमारी? एब्सलूट एरर्स। तो हमें क्या निकालनी होगी? मीन एब्सलूट एरर, डेल्टा T मीन एब्सलूट एरर्स। तो सबको ऐड कर देंगे विदाउट साइन, मैग्नीट्यूड लेना सबको, साइन हटा दो, सब वैल्यूज़ लो। 0.01 सबको ऐड करना है, 0. बस मैथमेटिक्स गलती ना हो, बस 0.01, 0.06, 0.20, 0.20 और नेक्स्ट है 0.09 और 0.18। मीन निकालना है ना, तो सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो विदाउट साइन लेंगे, साइन हटा देंगे। कर दो ऐड, 6 और 1 7 और 8 15 और 9 24, 4 2 2 और 2 4 और 1 5, तो ये आ गई है कितनी? 0.54 मीन लेना है, तो डिवाइडेड बाई कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 से करेंगे, तो जब इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.10, ये आएगा सेकंड में। तो अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आएगा 0.11 सेकंड। तो मतलब ये मीन एब्सलूट एरर है, 0.11 सेकंड ये मीन एब्सलूट एरर आई है। ठीक है, तो मीन वैल्यू निकाल चुके हैं, मीन एब्सलूट एरर निकाल चुके हैं। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था? कैलकुलेट दी एब्सलूट एरर्स, इंडिविजुअल एब्सलूट एरर्स निकाल चुके हैं। ठीक है, और फिर मीन एब्सलूट एरर निकाल चुके हैं। पूछ रहा रिलेटिव एरर। अच्छा देखो मैं मिटा रहा हूँ, मीन वैल्यू हमें याद रखनी है, ये मीन वैल्यू है और ये मीन एब्सलूट, हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा देखो हम क्या क्या निकाल चुके हैं।
जो टाइम पीरियड टी था, अब इसको कैसे लिखेंगे, टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन। मीन वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम, मीन वैल्यू ये है 2.62, ये है ना 2.62 इज द मीन वैल्यू, 2.62 प्लस माइनस डेल्टा टी मीन यहाँ से निकाल चुके हैं 0.11, ये है। मतलब टाइम पीरियड की जो वैल्यू है ना, मीन वैल्यू प्लस एरर, इसी तरह से लिखते हैं। जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू हमने लिखी है मीन वैल्यू प्लस एरर, ये टाइम पीरियड की वैल्यू है। तो क्या रेंज है, कहाँ से कहाँ तक, 2.62 प्लस 0.11, 2.62 माइनस 0.11, ये कितना हो जाएगा 2.73 सेकंड, और ये हो जाएगा 2.1 और 5, ये होगा ना, 2 में से 1 1 और 6 में से 1 5। तो ये मतलब जो टाइम पीरियड होगा ना वो इनके वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा, 2151 सेकंड से 2.73 सेकंड। ये टाइम मतलब कोई भी अगर हम वैल्यू लें, कोई भी टाइम पीरियड को मेज़र करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगी। ये मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू प्लस उसमें एरर, टी मीन प्लस दिस, ठीक है। तो हमें निकालना है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर देखो, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर मार्कर नहीं चल रहा। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं डेल्टा टी मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, यही तो है रिलेटिव एरर। अभी पढ़ा था मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.11 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इज दिस 2.62। ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन ये क्या है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अगर परसेंटेज एरर निकालें तो, परसेंटेज एरर निकालें तो कुछ नहीं, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.11 2.62 इंटू में 100%। जब इसे कैंसिल करेंगे तो नियरली 4% के इक्वल आएगा। तो मतलब रिलेटिव परसेंटेज एरर कितनी है, 4%। इस तरह से हमने मीन वैल्यू निकाली, एब्सोल्यूट एरर्स निकाली, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, फिर रिलेटिव एरर निकाली और फिर परसेंटेज एरर निकाली। तो ये सारी कहानी थी एरर्स की। तो आज डिस्कशंस यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब एरर्स किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन में कैसे प्रोपेगेट करती हैं, ठीक है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हैं या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में है या पावर में है और इंडिविजुअल क्वांटिटी में हमें एरर्स दे रखी हैं, तो रिजल्ट में एरर्स कैसे प्रोपेगेट करेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो एरर्स एनालिसिस में 2 से 3 वीडियोस आएंगी। एक वीडियो में और थोड़ी हम एनालिसिस करेंगे और एक वीडियो हम क्वेश्चंस के लिए रखेंगे, जिसमें जेई में और नीट में जो क्वेश्चंस आए, रिसेंट क्वेश्चंस आए, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है यारो। तो पढ़ते रहना बस भाई, ठीक है, ओके देन।